हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। पुनः आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं ग्रामर में नरेशन की। नरेशन नरेशन को हिंदी में कहते हैं अपन कथन। क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। यानी कोई भी कथन हो वो कहलाते हैं आपके नरेशन। नरेशन देखा जाए तो इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, और एक होते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। इनको अच्छे से समझ ले पहले, फिर मैं आपको नरेशन बताऊंगा कैसे बनाए जाते हैं बहुत ही सरल भाषा में। डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। क्या कहलाते हैं? ये प्रत्यक्ष सामने बिल्कुल बात होती है, प्रत्यक्ष रूप से होती है, और ये कहलाते हैं अप्रत्यक्ष कथन। क्या कहलाते हैं? अप्रत्यक्ष कथन। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने को परीक्षा में आते हैं। तो हम इनको कैसे बनाएंगे, क्या तरीका होता है इसका बनाने का, क्या इसके नियम होते हैं, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले हम जान जाए डायरेक्ट नरेशन यानी प्रत्यक्ष रूप से हम किसी से बात कर रहे हैं तो प्रत्यक्षता दर्शाएगी, और वो कहलाएंगे हमारे डायरेक्ट नरेशन या प्रत्यक्ष कथन। मान लीजिए हमने एक वाक्य लिखा। डायरेक्ट नरेशन के दो भेद होते हैं, दो रूप में होता है डायरेक्ट नरेशन। एक होता है इसका रिपोर्टिंग स्पीच, एक क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच, और एक डायरेक्ट में होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच होता है कहने वाला कथन, यानी कौन किससे कह रहा है, ये कहने वाला कथन कहलाता है। और ये कहलाता है कही गई बात। क्या आती है इसमें? अंतर्गत इसके आता है रिपोर्टेड में कही गई बात, और ये होता है कहा गया कथन। कहा गया कथन ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कामा लगा होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या लगा होगा? कामा लगा होगा रिपोर्टिंग स्पीच के बाद। और जो रिपोर्टेड स्पीच आएगा वह हमेशा आता है इनवर्टेड कामा के अंदर। इन्वर्टेड कामा के अंदर आने वाला जो वाक्य होगा वह कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच, और जो कामा के अंतर्गत होगा उसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। कैसे? मैं एक वाक्य लिख कर कहूंगा आपको। मान लो यहां लिखा है ही सेड टू मी। अब देखिए मी के बाद यहां पे कामा आया है, तो जब मी के बाद कामा आएगा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मीन्स कहा गया कथन। उसने मुझसे कहा, किसने किससे कहा, ये अंतर्गत आता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच के। और क्या कहा? मान उसने कहा आई राइट यू अ लेटर, और ये आएगा इन्वर्टेड कामा के अंदर। आप देख रहे हैं जो इन्वर्टेड कामा के अंदर आता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो कामा के अंतर्गत आता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। हमें मात्र दो चीज से ही नरेशन तैयार करना है। हमारे अंतर्गत कामा आएगा और इन्वर्टेड कामा आएगा। कभी कभी क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच पहले रख दिया जाता है, रिपोर्टेड स्पीच बाद में आ जाता है। तो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो हमें उसको पहले उसको सीधा लिखना है, यानी पहले में रिपोर्टिंग स्पीच लिखें और बाद में रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे। तो इसमें बनाने में हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इसके बहुत सारे नियम हैं। क्रमबद्ध तरीके से एक एक नियम सीखेंगे तो हम नियमों को जान जाएंगे और नरेशन बनाने में कहीं समस्या नहीं आएगी। स्टूडेंट्स को नरेशन कठिन लगते हैं, उनको लगता है नरेशन बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब क्रमबद्ध तरीके से एक एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, हम आपको एक एक टॉपिक समझाएंगे, तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है आपको नरेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। नरेशन के दो वे हो गए, एक डायरेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट के दो भाग होते हैं, दो भाग हैं। कौन कौन से? एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में देखें तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब या क्रिया, मेन वर्ब,
ये होता है प्रपोजिशन और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी ये हमारा आया रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर। अब रिपोर्टेड में यही होगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें अदर वर्ड्स नहीं आए। हमारे अंतर्गत यदि अदर वर्ड आते हैं तो लिखेंगे और नहीं आते तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम नियमों के अंतर्गत चले कि जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो उसके क्या नियम होते हैं, यह हमको थोड़ा सा देखना है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम पर चलते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यदि रिपोर्टिंग स्पीच हमारा है और रिपोर्टिंग स्पीच में कर्म दिया गया है, कर्म ध्यान रखिएगा, कर्म के पहले टू आएगा। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कर्म आया है तो जो सेड क्रिया है, सेड को क्रम से हम टोल्ड में बदल देंगे। से आएगा तो से को टेल में, सेज आएगा तो सेज को टेल्स में, और सेड आएगा तो सेड को टोल्ड में बदल दिया जाता है। यह कब बदलेंगे? जब रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा कर्म दिया हो। एक एक स्टेप समझिए, बिल्कुल कंफर्म। अभी मैं असर्टिव सेंटेंस बना रहा हूं आपको। यदि वाक असर्टिव सेंटेंस में है, इसमें है असर्टिव सेंटेंस, तो ध्यान रखिएगा, यदि इसमें रिपोर्टिंग में आपका कर्म आया है तो कर्म आने पर सेज को टेल्स में, से को टेल में और सेड को टोल्ड में बदल दिया जाता है। कब बदलेंगे? जब इसमें ऑब्जेक्ट आएगा तो। यदि ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो से, सेज या सेड में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इनको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। ये ध्यान रखिए। किस सेंटेंस में? सिर्फ बात कर रहा हूं मैं असर्टिव सेंटेंस की। तो अभी एक स्टेप पे चले हम। तो ये सबसे पहले मैं क्या बताया, बनाने के लिए ही आएगा, क्योंकि कर्म दिया है तो इसको सेड को टोल्ड में बदल देंगे और इसको, लेकिन ध्यान रखना है ये बात हमारा कहे में होना चाहिए, असर्टिव में। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है और रिपोर्टिंग स्पीच में कर्म दिया गया है तो से को सेज, से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदल दिया जाता है। कब बदलेंगे? जब अंदर का वाक, अंदर माने रिपोर्टेड स्पीच का वाक असर्टिव सेंटेंस में हो और रिपोर्टिंग स्पीच में कर्म दिया हो। दो नियम ध्यान रखना पड़ेगा। एक साथ एकाग्रता को ध्यान देते हुए फिर सुन लीजिए। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक असर्टिव सेंटेंस, मैंने परसों पढ़ाया था कि सेंटेंस के भेद, या कल पढ़ाया था। सेंटेंस के भेद होते हैं असर्टिव में, एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव। इनमें से कोई हो, चाहे अफर्मेटिव हो और चाहे निगेटिव हो, लेकिन यदि ये असर्टिव में है और बाहर यानी रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य में कर्म दिया गया है तो हम से को टेल में, सेज को टेल्स में या सेड को टोल्ड में बदल देंगे। ये हमने कर दिया ना। अब ये आने वाला जो टू है उसको यहां से हटा दिया जाता है और कर्म को जीवाते हुए। मेरी समस्या यहां ज्यादा दिक्कत समस्याएं नहीं आती है, यहां पर ज्यादा समस्या नहीं आती है। तो हल क्या बदल लेता है? क्या देखना है? पहला पॉइंट देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस में हो और रिपोर्टिंग स्पीच में कर्म दिया गया है तो ये क्रम से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदल देंगे और आने वाला जो प्रीपोजिशन है उसको हटा देंगे। इतना नियम सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे तो कामा और इन्वर्टेड कामा दोनों हटा दिए जाते हैं इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय। कामा भी हटेगा और इन्वर्टेड कामा भी हटेंगे, हटा दे। लेकिन अब ये दो वाक्य ना, इनको जोड़ना है। जब दो नदियों को जोड़ते हैं तो बीच में हमें पुल बनाना पड़ता है। इसी तरह से हम जब दो वाक्यों को जोड़ेंगे, इसका चूंकि एक वाक्य बनाना है तो पुल के रूप में तैयार होगा। और यदि अंदर का वाक्य असर्टिव है तो यहां पर कंजंक्शन के रूप में दैट लगाते हैं। अच्छे समझ लीजिएगा। हमने बताया ना, हम दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, जोड़ने में हमें कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा ना। दो नाली है, हमें बीच से निकलना है तो हमें पटा रखना पड़ेगा।
और उसको स्थायी करना है तो पुल बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से हम इन दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं तो कंजंक्शन दैट लगेगा। दैट क्यों लगेगा? अंदर का वाक्य असर्टिव होना चाहिए। असर्टिव नहीं होगा यदि इंटरोगेटिव होगा, जिसका नियम मैं अलग बताऊंगा, इसके बहुत सारे नियम है। और ऑब्जेक्टिव होगा तो अलग नियम होगा, इंपेरेटिव होगा तो अलग नियम होगा, एक्सक्लेमेशन होगा तो अलग नियम होगा। इसमें हमें यहां पर दैट लगाना है। अब ध्यान रखिए, अब जो आगे के वाक्य है इसको चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए ध्यान रखिए, एक सूत्र होता है SON 1 2 3। इस सूत्र से आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ये पर्सन है, ये क्या है? पर्सन। चेंज करिए, जब यहां पर ये पास्ट टेंस में है तो अंदर का वाक्य बदलेगा। यदि ये प्रेजेंट में है तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। पर्सन बदलेंगे लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। जब ये पास्ट में होगा तभी अंदर का टेंस बदलेगा। अंदर का वाक्य प्रेजेंट सिंपल है ना, है कि नहीं है? अब देखिए, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट। अच्छे से याद कर लीजिए, जितने भी फर्स्ट पर्सन है कौन कौन होते हैं? आई और वी। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, जितने फर्स्ट पर्सन होंगे वो सब्जेक्ट के रूप में बदल जाते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन किसके सब्जेक्ट के? रिपोर्टिंग स्पीच। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट एंड सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, इसके जितने भी फर्स्ट पर्सन आएंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। इसके जितने भी सेकेंड पर्सन आएंगे, चाहे यहां आए चाहे यहां आए, सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, यानी इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अब सुनो, कर्ता को कर्ता के रूप में और कर्म को कर्म के रूप में ही बदलते हैं। ये कर्म क्या है? यू है। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसका मी है तो मी के रूप में ही इसको यू का क्या बनाएंगे हम? ऑब्जेक्ट बदलेगा ना, तो इसका वो क्या बनेगा? चेंज पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट। कर्म है तो कर्म के रूप में तैयार होगा। किस रूप में बनेगा? कर्म के रूप में। तो फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, एंड यदि आप थर्ड पर्सन आते हैं, ही सी इट नेम दे, तो इनको चेंज नहीं कह सकता। नो चेंज, वो लिखा है 1 2 3 SON। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन इज नो चेंज। थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है। अभी फर्स्ट पर्सन है आई, फर्स्ट पर्सन चेंज टू, तुरंत अंगुली रखो, अंगुली रख के बनाए जाते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है? ही, तो दैट के बाद क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। अब थोड़ा फिर ध्यान दीजिए, यदि बाहर का वाक्य पास्ट में है तो अंदर का पूरा टेंस बदल जाएगा। टेंस कैसे बदलते हैं? प्रेजेंट के चारों भेद, चारों भेद पास्ट के चारों भेदों में क्रम से बदल जाते हैं। प्रेजेंट के चारों भेद कहां से? पास्ट के चारों भेदों में क्रम से, यानी प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। और यदि ये पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल आगे वाले यानी पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाते हैं। यानी पहले का तीसरा और दूसरे का चौथे में चेंज होते हैं। और फ्यूचर की जो सहायक क्रिया सेल और विल है, तो सेल को शुड में और विल को वुड में बदल देते हैं, पूरा चेंज हो जाएगा। फिर सुन लीजिए, यदि बाहर का वाक्य पास्ट में है तो अंदर का पूरा टेंस बदल जाएगा। प्रेजेंट के चारों भेद पास्ट के चारों भेदों में क्रम से, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, फ्यूचर की सेल और विल क्रिया विल या विल वुड में और सेल शुड में। ये देखिए किस टेंस में है? सिंपल में, तो ये पास्ट सिंपल बनेगा। और पास्ट सिंपल का नियम होता है क्रिया का सेकेंड फॉर्म। क्या होता है? क्रिया का सेकेंड फॉर्म लग जाएगा। यानी प्रेजेंट टेंस कहां चला गया? पास्ट में चला गया। चला गया ना, रोट आ गया। अब फिर वो आ गया थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, इसका क्या है? मी, और मी का ऑब्जेक्ट मी ही होता है। ही रोट मी, आ गया ना।
और यहाँ आ जाएगा अ लेटर जो क्यों कामा भी हटा और इन्वर्टेड कामा भी हटा, और ये हमारा तैयार हुआ इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन के लिए कुछ शब्द होते हैं जो अंत में होते हैं, वो शब्द भी बदल दिए जाते हैं। जैसे टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, नाउ को देन में, जस्ट को देन में, ये बदलते हैं। कुछ शब्द में लिखवाऊंगा आपको, उन शब्दों को यदि आते हैं तो बदलो, और यदि वो शब्द नहीं आते हैं तो बदलने की जरूरत नहीं है। ये आपका जनरेशन का पहला नियम बताया मैंने। यदि बाहर का वाक्य पास्ट में है तो अंदर का पूरा टेंस बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में है तो ये पास्ट की चला जाएगा, और यहाँ यदि ऑब्जेक्ट है तो सेट को टोल्ड में, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं बदला जाएगा। ये पहला नियम आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप देखेंगे, इसको नरेशन समझिए। इस तरह के मैं कई नरेशन आपको भी समझाऊंगा, और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, और कोई चीज समझ रहा है तो कमेंट करके मुझसे जरूर पूछें। धन्यवाद।